नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत मिलेगी। 2023 में एक भी विधानसभा चुनाव हारना नहीं है, ये बीजेपी की हुंकार है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन एक तरफ जहां जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 2024 का चुनाव लड़ने को मंजूरी मिल गई है, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया आज मीडिया के सामने आकर के 2024 में बीजेपी को 2019 से भी बड़ी जीत मिलेगी। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटों पर बाजी मारी थी, तो इस बार आंकड़ा क्या होने वाला है? कल जेपी नड्डा ने यह कहा था कि 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, यानी लगभग 1084 सीटें, उनमें से एक भी चुनाव नहीं हारना है। आखिर बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? क्या इसके पीछे मोदी सरकार का कामकाज है, मोदी का मजबूत नेतृत्व है, बीजेपी के संगठन की ताकत है, या फिर मोदी के सामने बिखरा हुआ विपक्ष है? वो विपक्ष जो अभी तक ये नहीं तय कर पाया है कि मोदी के मुकाबले चेहरा कौन होगा, वो विपक्ष जो यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में अभी आपस ही में मनमुटाव को झेल रहा है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। बहस की शुरुआत करने से पहले आप ये देख लीजिए कि अमित शाह ने 2024 के चुनाव को लेकर आज कहा क्या। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी से राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है, और सुनील सिंह साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जेडीयू के नेता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी इस वक्त आपको हिमाचली टोपी में बाकायदा नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोहन जी, शुरुआत हुंकार की आप ही से। यहां तो 2024 का श्री गणेश हो गया है और विपक्ष में कलेश ही कलेश नजर आ रहा है। रोहन जी, अनम्यूट करना होगा आपको डिवाइस। हाँ, अब आप श्री गणेश कीजिए। अब आपको कलेश दिख रहा है तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूं, पर जो श्री गणेश आप जो श्री गणेश जो भाजपा ने किया है, देखिए ये पता नहीं संयोग या उनका प्रयोग है। जिस नड्डा जी के पास हिमाचल जो उनका गृह राज्य है, वहां की हार का जवाब मांगना चाहिए था, तो उन्हीं से श्री गणेश किया है, तो ये तो हार से उनका श्री गणेश हुआ। तो देखेंगे आगे क्या होता है। मुद्दा यहाँ पे क्या है, जो अहंकार भाजपा के अंदर आ चुका है, मुझे लगता है 1 साल के बाद में जनता उस अहंकार का इसलिए जवाब देगी कि जो जनता के मुद्दे हैं, देखिए सरकार रूबिका जी कोई भी हो, हम जब आप कई बार आप भी बात करती हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, जिस प्रकार से नफरत देश में फैली हुई है, ये मुद्दे तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष ऐसी हवा में बात कर रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो भी सरकार हो, जिसको 8 साल से जनता ने एक विश्वास इसके ऊपर रखा हुआ हो, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनता की जो मुसीबत है उसको कहीं रिकॉग्नाइज तो करे? सॉल्व तो बात की बात है, आप रिकॉग्नाइज ही करने को तैयार नहीं है। ये एकमात्र ऐसी सरकार है जो सत्ता में होने के बावजूद भी जब विपक्ष उनको सत्ता के सवाल पूछती है तो विपक्ष के कटघरे में आके उसके ऊपर अटैक करती है। कीजिए आप अटैक, पर जनता के मुद्दों का तो जवाब दीजिए। ये जो अहंकार है इनका कि 1 साल के बाद में और ज्यादा सीटें आएंगी, अगर आपने जनता के लिए कुछ काम किया होता तो आप ये बात कर सकते थे। ठीक है, अब चूंकि आपने आंकड़ों का जिक्र कर लिया है रोहन जी, तो मैं इन्हीं आंकड़ों को आगे ले जाती हूँ और राकेश सिन्हा जी के पास इन आंकड़ों का जवाब मांगती हूँ। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा के चुनाव में 2/3 बहुमत से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इन आंकड़ों के पीछे वे तर्क नहीं है जो तर्क 2014 से पहले दिए जाते रहे। इसके पीछे जो 2 महत्वपूर्ण तर्क हैं उसकी मैं चर्चा करता हूं। पहली बात है कि 2014 से पहले समीकरणों के आधार पर चुनाव होता था और समीकरण के आधार पर वोट पड़ते थे, इसलिए आंकड़ों का अंदाज लगाना आसान हो जाता था।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में राजनीति के उस बुनियाद को बदलकर और राज्य को जनता के दरवाजे तक ले जाने का काम किया है। लोकतंत्र सदन तक और कुलीन वर्ग तक सीमित नहीं रहकर ग्रास रूट तक यानी जमीन के स्तर तक पहुंच चुकी है। इसलिए केरल का एक गरीब, तमिलनाडु का एक दूसरा गरीब या असम, बिहार, बंगाल का कोई गरीब यह मानकर चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वह गणतंत्र का हिस्सा बना है। इससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो साइलेंट वोटिंग होती है उसने जाति और संप्रदाय की सीमाओं को लांघने का काम किया है। इसीलिए आज उत्तरोत्तर साधारणतः सरकारें रहती हैं तो 4 साल 5 साल के बाद उसका एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर शुरू होता है। पूरी दुनिया में और लोकतंत्र में हमने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कठिन परिश्रम से और अपनी दृष्टि से इस परिस्थिति में बुनियादी बदलाव कर दिया है। आज जैसे जैसे उनका शासनकाल बढ़ रहा है और प्रो एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर बढ़ता जा रहा है, उनकी लोकप्रियता और दिन दुनी बढ़ती जा रही है। इसके पीछे 3 बड़ा कारण है, उसको देखकर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। पहली बात, अच्छा जी बस 3 छोटे बिंदु हैं, 10 सेकंड में समाप्त करता हूँ। पहली बात कि भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। हर भारतीय को गर्व है। दूसरा, भारत की संस्कृति का संवर्धन हर 1000 साल के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यानी किसी राजा के नेतृत्व में हो रहा है, जो काशी विश्वनाथ अयोध्या होते हुए हमने उज्जैन सहित पूरे देश में देखा, भगवत गीता के महत्व को देखा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक प्रगति को और आर्थिक नीति के केंद्र में सामान्य लोग, गरीब, किसान, मजदूर, गांव के लोग को उन्होंने रखा है। इसके कारण से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 3 बिंदु आपने दिए लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आप कह रहे हैं आर्थिक मोर्चे पर, प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं सामाजिक मोर्चे पर, और आप कह रहे हैं वैश्विक मोर्चे पर बीजेपी ने देश के नाम को आगे ले जाने का काम किया है और इसीलिए देश की जनता मोदी को, उनकी पार्टी बीजेपी को आगे ले जाने का काम करेंगी। शक्ति यादव जी, सुना आपने? लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन, बड़ा सवाल ये। शक्ति भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि दम भरना हर पॉलिटिकल पार्टियों का अपना कर्तव्य है। वो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम सबसे अधिक मतों से इस बार पुनः आएंगे, लेकिन देश का जो भौगोलिक स्थिति है और जो देख रहे हैं सरकार, चाहे दक्षिण का हो या फिर चले जाइए आप बगल में राजस्थान हो, ये बगल में पंजाब हो, तो इनके हाथ से तो निकल चुका है। अब तो कुछ है नहीं। बिहार और झारखंड भी इनके हाथ से निकला हुआ है। इस देश में 1% आबादी के पास हिंदुस्तान का 40% धन चला गया। भारतीय गरीबी की ओर जा रहे हैं। सवाल तो सामने खड़ा है। जिस वैश्वीकरण की बात करते हैं, जिस सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं, तो आज तो सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा तो जहर कौन फैला रहा है देश के अंदर में, बताने की जरूरत तो नहीं है। आप धर्मों का दीवार तो आप पैदा करते हैं। आप तो रोजगार की बात करते नहीं हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात करते नहीं हैं, संवैधानिक संकट है उसकी बात आप करते नहीं। भय का जो माहौल आपने कायम किया देश से, तो देश के लोग इस बात को लेकर के पूरी तरह से निश्चिंत हैं। जो निर्णय लेना होगा वो निर्णय ले लेंगे। लेकिन आपने कहा कि आप कौन चेहरा होगा। अरे देश का चुनाव जो होगा, एक एक लोग चुन के जाएंगे, सांसद चुन लेंगे कौन होंगे देश के प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री का डायरेक्ट तो चुनाव होना नहीं है। और जो समान विचारधारा वाले दल हैं वो सब मिलकर के, भले ही इनको लग रहा होगा कि ये धुंधला है, ये धुंधला नहीं है, सब कुछ साफ है। अगर आप इलेक्टोरली आप समझाने की कोशिश करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई आप चेहरा देखकर और थोड़ी वोट देने के लिए जाते हैं। आप सांसद चुनते हैं और उसके बाद वो एक चेहरा पीएम के तौर पर चुनता है। ये बात मेरे समझ में आती है अगर किताबी लिहाज से कहा जाए तो। लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि नेतृत्व होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ विपक्ष कौन? क्योंकि अभी तो शक्ति जी, मैं आपका ही ट्वीट देख रही थी। आपने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें तेजस्वी यादव और नीतीश जी जो हैं वो एक दूसरे को गले लगाते हुए, और उसमें आपने कहा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, सिंचाई, रोजगार। उप मुख्यमंत्री जी के प्रण में शामिल है सबका सम्मान और आदर, तेजस्वी जी के स्वभाव में शामिल है। ये तस्वीर ट्वीट करने के पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि खबरें आ रही थी कि टूट है, फूट है, जो लोग गड़बड़ी चल रही है। शक्ति जी, बहुत अच्छी बात, ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। जो लोग ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं,
जिन चीजों को लेकर के एक माहौल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इन बातों को जानते हैं कि देश के अंदर में देश संविधान से चलता है और सब धर्मों का आदर है। जो लोग धर्म की राजनीति को लेकर करके भगवान राम को भी धर्म के रास्ते ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी व्यक्ति का प्रकटीकरण स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति देता है, जो चीजें हैं वो सब नेतृत्व चीजों को देख रहा है। लेकिन महागठबंधन जिन उद्देश्यों के लिए बिहार के अंदर बना है उस मील का पत्थर साबित होगा। सब लोग मिलकर के इनके सारे कुछ चक्र को निश्चित तौर पर समाप्त करेंगे और बिहार की शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। उत्तर भारत में शक्ति इनको साहब, काफी नुकसान होगा और दक्षिण भारत में तो है ही नहीं। मैं ना रामचरितमानस पर डिस्कशन नहीं कर रही हूं। अगर उस पर डिस्कशन होती तो बात बहुत आगे चली जाती, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिस्कशन है। शक्ति साहब, मैं उसको बिल्कुल उसी तर्ज पर अभी रखना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, किसी तरह का कोई मनमुटाव दो लोगों में नहीं है? नहीं, नेतृत्व में कोई मनमुटाव नहीं है, पूरी तरह से एका है और इसी उद्देश्यों को लेकर के जो बना है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। और जाएंगे। भाजपा कुछ चक्र रचना चाहेगी तो भी सफलता हाथ नहीं लगेगी। पूरी हमारी महागठबंधन एकजुट है और उद्देश्यों के प्रति अग्रसर भी है। नहीं तो फिर आप मुझे ये बताइए, जेडीयू की जो प्रवक्ता हैं वो अपने कामकाज की तुलना राबड़ी देवी के शासन से कैसे कर रही हैं? आज ही ट्वीट आया है। देखिए, एक अभिव्यक्ति जो आई है, हाँ आपने जो ठीक ही कहा, आपने ट्वीट जो अपने पढ़ा वो गलत नहीं है, सही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग नेतृत्व के दो चेहरों को अलग अलग करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, सब हमारे एक ही हैं, एक ही चेहरे में सब समाहित हैं। हम अलग अलग खंड खंड करके नहीं दे सकते। कोलिशन गवर्नमेंट के हर चेहरे एक ही उद्देश्य के लिए है और इस ही उद्देश्य के लिए आप समर्पण और कोई आप किसी के व्यक्ति के जो अपनी उनके आस्था दिखा रहे हैं उनका भी व्यक्ति है। यादव जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अनेकता में वही एकता है, अलग अलग विचार हैं लेकिन हम सब एक हैं। शिवम त्यागी, सुन लिया, शक्ति सिंह यादव साहब बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं। रुबिका जी, हालांकि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शक्ति सिंह जो कह रहे हैं वो सुनने में ऐसा है कि भाई एक काम करते हैं, सारे नेता बारात इकट्ठी करके लेके चले जाते हैं जहां पर लेकर जाना है, जो पसंद होगा वो दूल्हा बन जाएगा। डिसाइसिवनेस कहां है? आप मुझे एक चीज बताइए, एक राज्य में दो पार्टियां एक साथ हैं, दोनों में फूट खुले तौर पर नजर आ रही है। शक्ति सिंह यहां पर बैठकर डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। यही सरकार में सबसे बड़े पार्टनर हैं, इन्हीं के वो व्यक्ति हैं, उन्हीं ने रामचरितमानस पे कमेंट किया है और ये पता नहीं गोल गोल घुमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा आई तो यहां पर राहुल गांधी के आते ही अखिलेश यादव का क्या स्टैंड था इस देश ने देखा है। मुझे लगता है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात तो चेहरा, और एक और चीज रोहन गुप्ता ने कही कि सरकार में इस समय अहंकार है और मुद्दे जो हैं उन पर बात नहीं हो रही है। मेरा मानना है कि इसको अहंकार कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा देखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक होता है यूपीएससी का टॉपर जो निरंतर प्रयास करता है, दिन रात पढ़ता है, मेहनत करता है, सालों पहले लगातार दिन रात 24 घंटे पढ़ता है, और एक होता है कि बस मैं एक रात पहले पढ़ूंगा और टॉप करके अगले दिन रिजल्ट निकाल लूंगा, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। तो ये अहंकार नहीं, काम करते रहने, लगातार जनता के बीच में रहने का कॉन्फिडेंस है। और जहां तक बात चेहरे की है, जब आप पर्टिकुलरली जनरल इलेक्शंस में जाते हैं तो 2019 से पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई। लेकिन जैसे ही जनरल इलेक्शंस होते हैं वहां पर इस देश की जनता के बीच में सिर्फ एक ही चेहरा है, और यह एक रियलिटी है कि इतने सिरफटवल के बीच भी पिछले 5 साल में विपक्ष किसी एक चेहरे के सामने यह नहीं कह सकता कि हां ये हमारे नेता हैं। कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है बहुत ज्यादा एज है और ये रहेगा आगे भी। सुनील जी, ये एज कई मुश्किल का सबब तो नहीं बन जाएगा आप लोगों के लिए, कंप्लीट विपक्ष के लिए? क्योंकि बगैर चेहरे के भरोसा जनता को कैसे होगा? आपको क्या लगता है मोदी को कौन हरा पाएगा? देखिए, प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न आज के राजनीतिक हालात और जनता की आकांक्षाएं और जनता की सोच का है। जनता पूरी तरह बीजेपी के शासन से परेशान है। आप अगर महंगाई की बात करें तो खाद्य वस्तुओं पर इतिहास में पहली बार है जो कि उसमें भी कर लगे, वो मंगे हुए। बेरोजगारी की बात करें तो भाजपा नेतृत्व ने हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया, 8 वर्षों में वो 16 करोड़ हो गया। रोजगार देने के बजाय बाकी कितने पदों की समाप्ति हो गई। जो रेगुलर नौकरियां थी उनको ठेके प्रथा में डाल दिया गया। इसके साथ अगर देखें, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का
तो उसमें तो भाजपा का कोई सानी नहीं है, जनता जानती है कैसे वो नफरत के बीज बोते हैं और कैसे उनका एक कौम के खिलाफ क्या क्या होता है, सब टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जुमलेबाजी अगर देख लें, हर जनता रोज खाता देख रही है कि 15 लाख रुपए कब आएंगे, और ऐसे में जब जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है, ये तब 15 हमने लाख बिहार रुपए में जो जुमला वाला था सुनील जी, वो इन्होंने नारा कब दिया था, दिया कि नहीं वो उस पर गफलत है, लेकिन फिर भी हाँ वो जुमले वाली बात कही कब थी, क्या साल था वो? मेरे ख्याल से 2014 के बाद, 2014 के बाद था ना सुनील जी? तो मैं तो जुमले का एक उदाहरण दिया, जुमलेबाजी तो रोज हो रहे हैं। हाँ वो उदाहरण जो आपने दिया है, तो ये सब आपको अचानक क्यों याद आया? नहीं अचानक ये आपको पहले नहीं कभी पता था? 2014 के बाद से आप तो सरकार में साथ थे। ऐसा है ना, हम राजनीतिक व्यक्ति जनता के आकांक्षाओं पर चलते हैं। हाँ। और जब जनता परेशान रहेगी, और जनता की आकांक्षा आज के दिन में भाजपा मुक्त भारत की है, तो हमने उसका बीज बोया बिहार में, और हमने जनता को दिखाया जैसे भाजपा को हमने शासन से यहां से उखाड़ फेंका। 2024 में माननीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एका के मालाकार बनकर, बिना प्रधानमंत्री पद के दावेदार होकर विपक्षी को एक करेंगे, और एक करने के बाद मात्र 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 50 सीटें तो कम करनी है, 50 सीट तो कम हम कर देंगे बिहार और आपको झारखंड और बंगाल से। तो बहुत, और इनकी सरकार है कहाँ? इनकी सरकार है कहाँ? लेकिन हाँ, इनको बयान देने हैं, इनको अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करना है, वो जो कहना है कह ले। सुनील जी, अगर धरातल पर रहेंगे, आपने पूरा गणित लगाया हुआ, आप कह रहे हैं 50 सीटें तो आप 3 राज्यों से ही कम कर देंगे। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी हैं। हर्षवर्धन जी, 50 सीटें यहाँ सुनील जी ने हुंकार में ही कम कर दी हैं बीजेपी की, बिहार, झारखंड और बंगाल। अच्छा, और यहाँ बिहार और बंगाल में बता दूं आपको, 2 सबसे बड़े चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के रेस में आगे हैं। नीतीश जी, जिनको मालाकार बता दिया अभी, और दूसरा ममता बनर्जी, जिनके लिए कल आदेश आ ही गया है कि आप चेहरा बने। देखिए प्रश्न, शक्ति जी, सुनील जी एक सेकेंड, ये हर्षवर्धन जी के लिए सवाल है। हाँ, रूबिका जी कहते हैं ना कि हम लोग तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो लाइन मिटाने के चक्कर में पड़ता है वो कभी बड़ा नहीं हो पाता। बड़ा तो वही होता है जो लाइन अपनी बड़ी खींचता है। और यहाँ आप देखेंगे पूरी बहस में मुझे बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि जितने विपक्षी नेता हैं वो कहते हैं कि हम भाजपा की करीब 40-50 सीटें घटा देंगे, कोई कहता है 272 तक तो खींच ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 325 के ऊपर चले जाएंगे। तो पहला तो अप्रोच का फर्क है, यानी कैसे सोचते हैं राजनीति के लिए, वो देखिए। दूसरा, एक बड़ा भ्रम फैलाया जाता है। आपके भी शो पे अभी शक्ति जी ने कहा आजकल सारे विपक्षी नेता, किसी एक ने बोल दिया होगा उसके बाद ये लोग पढ़ते लिखते भी नहीं ठीक से। अरे भाई, भारत में संविधान वाली व्यवस्था है, दल से तय होता है। ऐसा थोड़ी ना है कोई अचानक कहे कि रूबिका लियाकत जी हम सारे सांसद मिलकर आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, दल बदल कानून लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये पता नहीं, मतलब कई बार तो मुझे लगता है कि लोग बहस करने जब आते हैं, एक कोई बोल देता है, उसके आधार पर हर टीवी डिबेट पिछले 10 दिनों से जितने विपक्षी नेता कहते हैं हमारा नेता मत पूछिए। आपने सवाल पूछा विपक्ष का नेता कौन है, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कहा रूबिका जी इसकी चिंता आप मत कीजिए, हम लोग सब मिलकर कर देंगे, सांसद चुने जाते हैं। भैया, सांसद नहीं चुने जाते हैं, सिंबल पर, चुनाव चिन्ह पर राजनीतिक दल सांसद चुने जाते हैं और वो अपनी पार्टी का नेता तय करते हैं, उसके आधार पर बहुमत का प्रधानमंत्री बनते हैं। तो बहुमत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या वो स्थिति बन रही है? कौन बनेगा? नहीं दिख रही है। तो दोनों जो स्थितियां हैं वो विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल। कौन बनेगा? अब तो क्लास भी लग गई यहाँ पर। जनता, रूबिका जी मैं स्पष्ट हाँ, शक्ति जी बस एक सेकंड, शक्ति जी एक सेकंड, उसका मैं जवाब दे दूं। हाँ रोहन जी, मैं उसका जवाब दे दूं आपको। देखिए, जो अभी भाजपा प्रवक्ता ने गिनाया कि हमने ये किया वो किया, देखिए रूबिका जी, जब आप जनता के पास जाते हैं, आप कई वादे करते हैं और जनता उस पर वोट करती है। भाजपा कैसे गोल्ड पोस्ट शिफ्ट करती है उसके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी, नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक हर भारतीय को घर मिलेगा और घर में 24 घंटे बिजली मिलेगी,
ये नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम लोग हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 8 साल हो गए, नौकरियां नहीं मिली। नहीं, ये तो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं और 15 अच्छी बात है, लगाएंगे, हम मुद्दे नहीं पर हुआ। चर्चा तो करेंगे। मुझे लगता पर है अभी कि पहले जब मेरे आप- सवाल का जवाब तो दीजिए ना कौन सी सर। बात? आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। मैं अभी आप दोनों को उसी स्क्रीन पे आ पर रहा रख हूं। रही हूँ। 2 बड़े चेहरे हैं आप थोड़ा सर, सब्र कर 2 लीजिए। बड़ी पार्टियां हैं, एक तो बीजेपी और मैं कांग्रेस को मानकर चल रही हूँ। अगर बीजेपी 2024 में कह रही है कि भाई ये है अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और ये है चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, इनको दोबारा चुनने के लिए आप हमें वोट कीजिएगा। क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए कि आप क्या कहकर जनता के बीच जाएंगे कि महंगाई को अगर कम करना है तो फला पार्टी को हम ये चुनना होगा, कहेंगे कि- फला चेहरे को चुनना होगा। कौन वो, कौन? बिल्कुल, देखिए हम ये कह के जाएंगे कि एक ऐसी पार्टी जिसने लोकतांत्रिक तरीके से उसके अध्यक्ष का चुनाव किया, जहां पे ये नहीं हुआ कि रिमोट कंट्रोल दबा और अध्यक्ष बन गया, उस पार्टी को वोट दीजिए। एक ऐसी पार्टी जो आपके मुद्दों को लेकर चल रही है, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, एकता की बात हो, ऐसे लीडर को आप चूज करिए कि जो आपके मुद्दों को लेकर चल रही है। ऐसे लोग नहीं कि जो लोग धर्म हिंदू मुसलमान की बात करके आपके वोट के पीछे पड़े हो। ऐसे लोग नहीं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका के अन्य मुद्दों पर लेके आपके वोट ले जाए। नहीं, आप काम पे वोट दीजिए, अकाउंटेबिलिटी पे वोट दीजिए, और आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरी हो तो हमारे साथ आइए। हम प्रेम की राजनीति करेंगे, नफरत की राजनीति करके देश को तोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, यही हमारा एजेंडा अच्छा, है। आपने और जो बहुत हमारे नहीं नेता हैं, बहुत देखिए, अच्छी दूसरी बहुत बात, अच्छी आपने आपने कहा बातें कही, मुख्यमंत्री, वोटर्स प्रधानमंत्री, के सामने लेकिन आपने ये ये बातें जानता है। कही, पर आप समझिए ना राकेश जी, फिर वोटर सुनेगा बहुत ध्यान से, फिर कहेगा भैया कौन कौन है जिसको वोट करना है, कौन सी पार्टी है जिसको वोट करना है। जो बात अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, राकेश सिन्हा जी, देखिए एक बात साफ समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति में जो अभी विपक्षी दल है उसके पास न दृष्टि है, न मुद्दा है, न नेतृत्व है, और संगठन के मामले में वो सिर्फ समीकरणों पर आधारित है। उनके पास अपना कोई संगठन नहीं बचा है। और आप जो लोग बोल रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि देश के किसी भी ढाबे में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर रही है, किसी ढाबे पर जाइए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना कीजिए, देखिए आपका हाल क्या होता है। लोग आप पर जूझ पड़ेंगे। ऐसा प्रयोग नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों ने कई जगह करके देखा है कि हमारा समर्थन आधार कितना मजबूत है। जो 2 बातें मैं रेखांकित करना यहाँ चाहता हूँ कि भारत के विपक्ष में पूरी तरह से दिवालियापन इस बात के लिए है, वह कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी भगाओ, बीजेपी को हराओ। क्यों हराओ, क्यों हटाओ, क्यों भगाओ, इसका उत्तर नहीं है। उनके हटने, भागने और हारने के बाद कौन आएगा, इसका उत्तर नहीं है। सब भगवान भरोसे, संविधान निर्णय कर देगा। यानी जब एमपी जीत कर आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर चुन जाएगा। 1952 से लेकर कब ऐसा हुआ है कि एमपी जीत कर आए और प्रधानमंत्री चुन लिए? प्रधानमंत्री का चेहरा 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी होते हुए, अटल जी होते हुए मोदी जी तक रहा है। इसलिए आप हवाई किला मत बनाइए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो ये चाहते हैं, इनके चाहने का कोई और कारण है। पड़ोस में चीन और पाकिस्तान भी चाहता है मोदी जी चुनाव हार जाए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहे। एक मजबूत देश का मजबूत नेतृत्व, उसकी मजबूत नीतियां, पूरे दुनिया में उसका हस्तक्षेप, भारत के गरीब और हाशिए के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम। एक बात, छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। कल रात ही में देख रहा था 2021 में ऐसे 5 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया जो पद्म अवार्ड लेने आए, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। हाँ। 2016 में ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया जिनके पैरों में चप्पल नहीं था। 2014-15 में ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया जो किसी तरह से चप्पल पहनकर आए। भारत के गणतंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व दृष्टि से क्या जान फूका है, इसकी कल्पना आप तब तक नहीं कर सकते हैं। पर राकेश जी, आप अगर आप राजनीतिक तौर पर बस्तर में जाकर तो, मिलिए, तो अभी तमिलनाडु में जाकर मिलिए, केरल के कन्नूर में जाकर मिलिए। सुनिए ना सर, अभी आप इकलौती ऐसी पार्टी हैं, आपके साथ गठबंधन का कोई गा भी नहीं है, मतलब सबके साथ गांठ बन चुकी है। रोहन गुप्ता, शक्ति यादव, सुनील सिंह, अभी ये तीनों एक मुट्ठी में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं हम डिसाइड कर लेंगे आपस में, हम बाद में देख लेंगे हमें किसे चेहरा बनाना है।
लेकिन अभी ये सब एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं, हाँ कि ना? अभी आप जवाब दीजिएगा सर। मोदी के विजय मंत्र पर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है। अंजलि केस में पुलिस ने धारा 302 जोड़ दी है। अब अंजलि को घसीटने वाले आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। अरे भाई, दिल्ली पुलिस से एबीपी न्यूज पहले दिन से यही तो कह रहा था। 1 जनवरी वो तारीख थी और 1 जनवरी से लेकर आज 17 तारीख हो जाती है। हर वक्त जब जब अंजलि का केस एबीपी न्यूज ने उठाया, दर्शकों के सामने रखा, एक ही मांग की, 302 जोड़ने में दिक्कत क्या है? वरुण हमारे साथ जुड़ चुके। देर आई दुरुस्त आई दिल्ली पुलिस। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त है। दिल्ली पुलिस पर लगातार ये सवाल उठ रहे थे, आखिरकार इस मामले में दफा 302 क्यों नहीं लगाई जा रही, जबकि जो एविडेंसेस है वो साफ अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आरोपी उन्होंने खुद पुलिस के सामने इस बात को कबूल किया था कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कि जो लड़की है वो गाड़ी के नीचे फंसी है, इसलिए उसके बावजूद भी हम उसको गाड़ी को घसीटते चले गए। सीसीटीवी फुटेज के तौर पर पुलिस के सामने एकदम एविडेंस था कि एक्सीडेंट से महज कुछ सेकंड बाद ही गाड़ी रोककर आरोपी गाड़ी के नीचे देखते हैं और बावजूद उसके बाद वो गाड़ी से अंजलि को घसीटते हुए करीब 14 किलोमीटर तक चले जाते हैं। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आखिरकार पुलिस को इस मामले के अंदर मोटिव क्यों नहीं मिल रहा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कहीं ना कहीं मोटिव नहीं मिल रहा था, लेकिन स्पेशल टीम ने जब रिकमेंड किया कि हाँ ये मामला 302 का बनता है, तब कहीं जाकर मनोज का वो तमाम रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर डे 1 से लगातार जुड़े हुए थे, चाहे वो बिलाल हो, चाहे वो मदिया हो, चाहे मनोज हो, चाहे आप हो, चाहे रविकांत हो, आप सब ने लगातार मेहनत की है और आपकी मेहनत आज एक बार फिर से रंग लाई है। हम कह रहे हैं, ये ठीक ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है, हादसा नहीं हत्या है। ये आज हमने नहीं जोड़ा है, ये हम डे 1 से कह रहे हैं और अब 302 के तहत इसकी कार्रवाई आगे होगी। दिल्ली पुलिस ये बात कोर्ट में कबूल कर चुकी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट वरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, देश की जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए। अब मैं लौट कर अपने डिबेट पर आ रही हूं, क्योंकि मेहमान सारे यहीं पर बैठे हुए हैं। आप सबका शुक्रिया नहीं था, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा तो मैं आपको शुक्रिया कहूंगी। और राकेश जी ने जो बात अभी कही थी, मुझे आप रोहन गुप्ता जी और कुछ नहीं जानना है, बस चेहरा बता दीजिए प्रभु। मोदी वर्सेस हु? देखिए, चेहरा जनता डिसाइड करेगी। और जो आपने कहा मोदी वर्सेस हु, अगर किसी व्यक्ति को जनता ने इतना विश्वास दिया है 8 साल से, तो जनता ही बताएगी कि उसके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ या विश्वास पूरा हुआ। आज हिमाचल में हारे हैं, वहां पे भी मोदी जी ने प्रचार किया। नहीं लड़ रही है यहाँ पे कहीं जनता। आप लोगों को चुनाव जिताएगी या हराएगी, जनता डिसाइड करेगी चेहरे पर। जनता ही लड़ रही है। चेहरा कहने में दिक्कत क्या है? आप लोगों को घबराहट क्यों है? वही आ रहा हूँ, जनता वहीं पे आ रहा हूँ। जनता ही चेहरा जनता ही तय करेगी। मैं इस अहंकार में चेहरा जनता ही तय करेगी। जनता के मुद्दों पे चुनाव होगा, ये राहुल गांधी जी ने तय कर दिया है। सर, हमेशा जनता के मुद्दों पर ही चुनाव होता है। कोई मंगल ग्रह पर नहीं, मंगल ग्रह के मुद्दे पर चुनाव नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जनता के मुद्दों पर ही हर बार चुनाव हुआ है। 19 के मुद्दे पर, 19 में भी उसी मुद्दे पर हुआ था, 14 में भी उसी मुद्दे पर हुआ था, उससे पहले भी उसी मुद्दे पर हुआ था सर। गुजरात में भी उसी मुद्दे पर हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी जनता के मुद्दे पर हुआ। पर चेहरा कौन? मुझको 30 सेकंड चाहिए इसका जवाब देने। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ हिमाचल में क्या हुआ। वहां पे भी गए मोदी, वहां पे जनता ने अपने मुद्दों पे लड़ा और हम लोग कहीं ना कहीं हमारे मुद्दों जनता तक पहुंचाने में सफल हुए। और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है। हम किसी अहंकार में नहीं रहेंगे। जनता जनार्दन तय करेगी कि किसको चेहरा बनाना है। कांग्रेस पार्टी ने 1700 बार तो आप अहंकार शब्द का इस्तेमाल कर गए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप नहीं है अहंकार में। मान गई मैं, नहीं है आप अहंकार में, लेकिन ये तो बता दीजिए कि चेहरा राहुल गांधी है कि नहीं है? बिल्कुल, वो हमारे नेता हैं और जनता तय करेगी, पार्टी तय करेगी, वो 100% पीएम बनेंगे। पर हम इस अहंकार में नहीं रहेंगे कि देखिए ये व्यक्ति 18 घंटे, अरे भाई साहब, वो 18 घंटे काम करके जनता को फायदा क्या बोला? जो उसको के जनता के सामने चले। ठीक है, मैं समझ गई। राकेश जी 30 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर शक्ति जी। रूबिका जी एक डिबेट करनी चाहिए थी। हाँ, ठीक है, 22 के जो रूबिका जी, मेरी बात को खत्म कर दो रूबिका जी। 10 सेकंड में, रोहन जी 10 सेकंड, शक्ति जी बस 1 सेकंड, 10 सेकंड। एक डिबेट
हाँ। आपको एक डिबेट ये करना चाहिए, मैं बिल्कुल आपने जो प्रधानमंत्री जी की बात की, आपको एक डिबेट ये करना चाहिए कि 2022 में कितने उनके जो वादे थे जो उन्होंने कहे थे पूरे नहीं हुए, उसका तो जवाब मांगिए। आप भी एक बड़ी एंकर हैं, पत्रकार है, आपकी भी जिम्मेदारी है जनता के नाते आवाज रेस करें। मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नहीं मुद्दों के साथ बात करूंगा आपसे। इंटरेस्टिंग है वो बात तो कीजिए टॉपिक, आपका टॉपिक जो है डिस्कशन का बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इससे पारदर्शिता आएगी, इससे लोगों को पता चलेगा कि क्या उन्होंने वादे किए हैं, कितने निभाए हैं, और क्या उन वादों के साथ वो 2024 में चुनाव में जाएंगे या नहीं। इट्स अ गुड पॉइंट, मैं उस पर डिस्कशन कर लूंगी। फिलहाल जिस पर डिस्कस कर रही हूं उसका जवाब मैं चाहती हूं। शक्ति जी, चेहरा कौन सर? नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कल केसीआर जी भी बुला रहे हैं सबको, एक मेगा रैली टाइप हो रही है, यूनाइटेड सबके सब दिखाने की कोशिश है। रुपका जी, एक बात, आपने जितनी बातें हमारे पैनलिस्टों ने कही और खास करके विद्वान कई साथी ने कई बात कही और राकेश जी ने भी कई बात कही, कई प्रभाव की बात कही, देश में शक्तिशाली प्रधानमंत्री होने का भी उन्होंने दम भरा। कतर में 129 दिनों से हमारे 8 जो नेवी ऑफिसर रिटायर है, कैसी पसीना छूट रहा है, सबको पता है हमारी कितने मजबूत स्थिति है। देश की जनता तय करेगी उन सभी सवाल। आपने ठीक कहा कि 14 में उसी सवाल पर आए थे, 19 में भी आ गए, एक मौका 19 में मिला, लेकिन अब 24 अंत हो चुका है, क्योंकि जनता जान रही है कि हम महंगाई में किस कदर पीस रहे हैं। जनता जान रही है कि आटे की भाव आज क्या है। जनता समझ रही है कि हम पर अग्निवीर थोपा गया है। जनता यह भी समझ रही है कि हमको रोजगार के अवसर बंद कर दिए गए। जनता यह भी समझ रही है कि देश में हालात अर्थव्यवस्था की ठीक नहीं है। जनता यह भी समझ रही है कि बिहार की सरकार, गठबंधन की सरकार यहां रोजगार के अवसर दे रही है। तो हम जिन मुद्दों को लेकर के, एक बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है देश नहीं सर, आप मुद्दों पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकर के आत्मसात करके आगे बढ़ रहे हैं। भाई आप मुद्दों पर बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं समझ रही हूं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर आगे कौन जाएगा ये तो बता दीजिए। कौन जाएगा? नीतीश बाबू जाएंगे, राहुल बाबा जाएंगे, ममता दीदी जाएंगी, बहुत जल्दबाजी है। देखिए, मोदी बाबा जाएंगे अपने मुद्दा लेकर के, और हम लोग जो भी समान विचारधारा वाले दल हैं वो तो निश्चित तौर पर यह भी सवाल का उत्तर आने वाले कल में मिल जाएगा। अभी थोड़ा ईयरलियर है, अभी इतना जल्दी कोई निर्णय लेने के पीछे आप भी समझते हैं कि देश में जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं किस तरह काम करती है, किन लोगों के खिलाफ क्या क्या करती है, सब समय पर सब कुछ हो जाएगा। एक ही मिशन है, देश में भय का माहौल समाप्त हो, रोजगार का कष्ट दूर हो। सीक्रेट मीटिंग्स हो रही है, सीक्रेटली सब डिसाइड होगा ताकि आप लोग ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल ना करें। शक्ति जी ने हमें एक बहुत सीक्रेट बात बताई है यहाँ पर। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, जो शक्ति जी बोल रहे थे और रोहन जी भी बोल रहे थे, 44 करोड़ लोगों को बैंक तक ले आना, 49 करोड़ लोगों तक इंश्योरेंस पहुँचा देना, 11 करोड़ लोगों तक शौचालय पहुँचा देना, और 88,000 स्टार्टअप शुरू कर देना, इनके लिए छोटी बातें हैं। शहरों में रहने वाले बड़े लोग हैं, सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं, हाशिए के लोगों को समाजवाद के शब्द से पेट भरते रहे हैं, भाषणों से पेट भरा जाता रहा है, बजट में छोटे मोटे छूट देकर लोगों को खुश होने के लिए अवसर दिया जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज़मीन पर देश की विकास की गाड़ी को लेकर खड़ा कर दिया है और वो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो जनमत बना है और जो प्रधानमंत्री जी का समर्थन है वो स्वाभाविक और सहज है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस हो गई है। अब विपक्ष का झगड़ा मुख्य विपक्षी दल बनने का है। देखिए, रोहन जी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है, लेकिन आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे में बोलने की हिम्मत नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का नाम नहीं ले पा रही है। इनको डर है कि कोई नाम लिया तो विपक्ष का जो भानुमति का कुनवा बन रहा है वो कुनवा भी समाप्त हो जाएगा। कहीं का ईंट, कहीं का पत्थर, उससे बड़ा भानुमति का कुनवा। इससे देश नहीं चलता है। आज देश के लोगों को यदि कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं आ रहे हैं, बीजेपी नहीं आ रही है, उनके हाथ पांव सूख जाते हैं। सिर्फ व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, राष्ट्र की समृद्धि का सवाल है। तो व्यक्तिगत हित और राष्ट्र हित दोनों के बीच जो सरकार ने समन्वय बनाया है। राकेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है,
नहीं, आप कह रहे हैं देश की जनता के हाथ पांव फूल जाते हैं अगर बीजेपी की सरकार ना आए, उनसे ये कह दिया जाता है। तो क्या पंजाब में राष्ट्र की जनता नहीं है? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्र की जनता नहीं है? देखिए, मैं दोनों का उत्तर देता हूं। देखिए, हम लोकतांत्रिक पार्टी है, जीत और हार हम स्वीकार करते हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं इसका 10 नहीं, मैं उसका उत्तर देखिए, हिमाचल में हमारे कुछ रिबेल्स आए और हमारे रिबेल्स के वोट को देख लीजिए, और हिमाचल हमारी हार हुई, हमने स्वीकार किया, पार्टी ने स्वीकार कर लिया। हम हार को चुनौती नहीं, अवसर मानकर उसको बदलने की कोशिश करते हैं। जो माननीय नड्डा जी ने कहा कि अभी आने 9 राज्य में हमारी सरकार बनेगी। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, सुन लीजिए ना, पंजाब में एक विशेष परिस्थिति थी, कुछ भ्रष्टाचार कैसे मुद्दे थे, उन मुद्दों के कारण जो हमारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 41 मिनट में मुझे लगता है 4100 मर्तबा उन्होंने अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया। पहले आप अहंकार पर बात कर लीजिए। वो बार बार ये कह रहे हैं इतना अहंकार ठीक नहीं है, आप अहंकारी हैं, बीजेपी अहंकार का पर्यायवाची है। अहंकार ये अहंकार नहीं, मैं भी उतनी दफा अहंकार बोली। रुबिका जी 10 सेकंड में इसका उत्तर देता हूं। हाँ, ये अहंकार क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सभी सांसदों और विधायकों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा, कोविड के दौरान में जाके अस्पताल जाओ, मरीजों की सहायता करो। 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है, देखो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि सड़क पर आना, जनता से संवाद करना अहंकार है, तो इस अहंकार की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़े कोविड के समय में। लीजिए, शक्ति जी कह रहे हैं आप तो दिखाई नहीं पड़े। हिमाचल में सुनील जी भी कुछ कह रहे हैं। सुनील जी, देखिए, आप ऐसे उंगली दिखाएंगे, ये अहंकार की परिभाषा कहलाएगी। मैं तो राज्यसभा का सांसद हूँ। सुन लीजिए, मैं राज्यसभा का सांसद हूँ। 1 लाख कोविड के समय में कोई सहायता दिया हो, कंसंट्रेटर, साबुन, सैनिटाइजर, मैं स्वयं, मैं तो राज्यसभा का हूँ, लोकसभा का नहीं हूँ। मैंने 1 लाख साबुन किस लिए भेजा? उन लोग, उस वक्त इसकी जरूरत थी, छोटी छोटी बातों की जरूरत थी। सैनिटाइजर का उतना महत्व नहीं है, उस वक्त महत्व था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने लोगों से भीख मांगकर, लोगों से डोनेशन लेकर भेजा, और मैंने नहीं किया, मैं तो अपने गृह क्षेत्र बेगूसराय में भेजा। देश के बीजेपी के हर सांसद ने, हर एक भी अपवाद नहीं मिलेगा, कोई सांसद अपवाद नहीं मिलेगा। राकेश जी, चलते चलते आपने अपना भी रिपोर्ट कार्ड दे दिया जनता के सामने। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कोविड के समय में राकेश जी भारतीय जनता पार्टी के ही तो सांसद हैं। एक वीडियो दिखाते, शक्ति जी वो तो बता रहे हैं 1 लाख साबुन बांटे हैं, सिलेंडर बकायदा उन्होंने उन लोगों से दान में मांगे हैं। अरे राकेश भाई तो मेरी मोहल्ले में रहते थे, हम भी इन्हीं के मोहल्ले में रहते थे। पाटलिपुत्रा गोसाई टोला बहुत दूर थोड़ी है। लेकिन सवाल वो नहीं उठता है कि एक भी कार्यकर्ता कहीं पर, आप बताइए कि कोई सुदूर इलाकों में जाके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोविड के समय में गांव कस्बों में गया हो, या सैनिटाइजर से लेकर पर ये बात सर, हम कोविड पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। मेरा जो मुख्य बिंदु है डिस्कशन का, वो कहीं भटक ना जाए। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं समझ गई। सुनील जी प्रश्न करें। नहीं सर, आपने कहा ऐसे उंगली उठाकर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अहंकार में उठाई थी वो उंगली। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये कहना कि बार बार नेतृत्व की सबका सवाल उठता है। हाँ। तो एक बात तो तय है कि कि भाई मोदी सरकार 2024 में नहीं आएगी, क्योंकि आपने कहा वर्सेस कौन। देखिए, राजनीतिक जीवन में हम जनाकांक्षाओं पर चलते हैं, पीपल ड्रिवन होता है राजनीतिक जीवन में। तो जनता चाहती है भाजपा मुक्त भारत, हम देंगे, और हमारा नेतृत्व कौन करेगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। सुनील जी प्लीज डोंट से दिस। जनता नहीं चाहती है, जनता आपको जिताती है जब आप किसी और पार्टी के साथ होते हैं, फिर आप उनसे साथ तोड़कर आ जाते हैं किसी और पार्टी के साथ। ये जनता नहीं चाह रही होती है, जनता ने तो कुछ और डिसाइड किया होता है, आप उसके ऊपर थोप देते हैं। तो आप जनता मत कीजिए सर। रुबिका जी 1 मिनट समय दें आप। जब हम एनडीए के साथ चुनाव में गए, जो आपको लगता है इसका सवाल पूछ रही हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर और हमारे एजेंडे पर, जो कि न्याय के साथ विकास और 7 निश्चय पार्ट 2 पर था, तो जनता ने उस मैंडेट दिया 7 निश्चय पार्ट 2 पर, न्याय के साथ विकास पर, हम माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर। आज भी हमारा एजेंडा वही है, इसलिए हम जनाकांक्षाओं
पर ही चलते हैं। और आ गया 2024 में नेतृत्व का। हाँ। तो नेतृत्व के का जो नेतृत्व का हम विपक्षी नेता का जब एकता हो जाएगा तो हम लोग नेतृत्व की बात भी मिल बैठ के जब एकता हो जाएगा तो मतलब सर अभी कितने 11 महीने भी नहीं बचे हैं, सवा साल। हाँ, ठीक है, सवा साल। आप निश्चिंत रहे, एकता बहुत एडवांस स्टेज में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन के दिल्ली प्रवास में सर 2014 के बाद से ये एकता आज तक आप लोग एकता का ए भी नहीं ढूंढ पाए हैं, कब ढूंढेंगे? और कह रहे हैं अभी जल्दबाजी है। अब और कितना सर इंतजार करना पड़ेगा? ये तो रहा 2024 और खासकर आप लोगों की तैयारी के लिहाज से यहाँ इन लोगों का वही जहां से हमने शुरुआत की थी। बीजेपी श्री गणेश कर चुकी है कि हमें क्या क्या करना है और यहाँ कलेश ही खत्म नहीं हो रहा है विपक्ष का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।